Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss Chapter 8 Persuasive Message. In this chapter, we are going to discuss point number 1, 8.1, 8.2, and 8.3. Remember, dear students and listeners, this is semester third of associate degree program, business communication, and once again I am going to repeat the title. The name of the chapter is Persuasive Messages, and chapter number 8. So let's start. As we have the custom that before going to start the particular topic, we often go through that particular objectives in those objectives which are going to be achieved in this video lecture. So today we are going to achieve three objectives and these three objectives of chapter 8 persuasive messages are in front of you. We shall be able to understand digital age persuasion and identify time proven persuasive techniques. Number 2, crafting persuasive messages that request action. And then number 3, write compelling claims and deliver successful complaints. So now let's start the first objective, cover up and understand, uncover and understand the first objective. Once again, the first objective is explain digital age persuasion and identify time proven persuasive techniques. And then understanding persuasion in the digital age. Well, my dear students, before going to explore that particular topic, we will have to understand what is persuasion in this digital age, in this particular age, in this the age of multimedia and social media. We will have to understand the persuasion, what is the role and what is actually persuasion, what persuasion actually is. So the attempt to change the attitudes, ऑडियंस एटीट्यूड बिलीव्स एंड एक्शन, एक ऐसी कोशिश, एक ऐसी एफर्ट जिसमें ये किया जाए कि ऑडियंस का मतलब हरगिज़ याद रख लीजिएगा मेरे डियर न्यू स्टूडेंट्स कि ये हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि लिसनर, इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू हैव योर मैसेज, कि ऐसा शख्स जो आपका मैसेज पढ़े, देखे या सुने, कोई भी, एनीवन कैन बी, ठीक है, तो उसको हम ऑडियंस कहते हैं। एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड बदलना हो, उसका बिलीफ, उसका एतमाद, उसका जो यकीन है उसको थोड़ा सा चेंज करना हो, और फिर उसके तनाजुर में आप जब उसका एक्शन भी जो है वो चेंज करवा देते हैं तो उसको परसुएशन कहते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस लीडर्स हैव वे विद पुटिंग टुगेदर अ परसुएसिव मैसेजेस। जितने भी इफ़ेक्टिव कारोबारी अफराद होते हैं जो लीड कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, उनके पास ऐसे आइडियाज़ और ऐसे मैसेजेस होते हैं जो लोगों के एटीट्यूड, रवैयों को, एक्शंस को बदल देते हैं। दे नो हाउ टू डू how to understand a group and communicate in the terms that their audience can both understand and embrace। यानी कि वो जान रहे होते हैं, वो जो लीडर्स हैं, वो जो बहुत बड़े बड़े आइकन्स हैं, और मतलब जितनी भी कंपनीज़ के हेड्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये जानते होते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ क्या बात करनी है, और किस तरह से ऑडियंस को अंडरस्टैंड करवाना है, और ऑडियंस फिर उसको एम्ब्रेस कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है आपकी बात को। सो वेदर यू आर सेलिंग कार्स और जस्ट ट्राइंग टू सेल योर आइडिया टू योर बॉस, राइटिंग इफेक्टिव परसुएसिव मैसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। तो उससे क्या होता है कि आप अगर ख़ुद भी एम्प्लॉय हैं या आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि आप ऐसा परसुएसिव मैसेज जो है वो करें, वो डेवलप करें कि जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने, लोगों को अपनी तरफ माइल करे।
और परसुएशन या परसुएसिव का मतलब बेसिकली होता है कि तरगीब देना। उर्दू में उसको हम ये उसका तर्जमा ये करते हैं तरगीब देना, असर पैदा करने वाला। परसुएसिव जो है होता है वो असर पैदा करने वाला, ऐसा मैसेज जो असर पैदा करे, जो मुतहर्रिक कर दे और वो बड़ा ही मुहर्रिक हो। ये जो है वो उर्दू में इसके जो कुछ मानी थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ठीक है जी। जबकि परसुएशन जो है वो इसको तरगीब को कहते हैं, तहरीक को कहते हैं, उकसाने को कहते हैं, जहन नशीनी को भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं और नाउन के तौर पर परसुएशन को लिया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. Now we will have to, sorry for that, we will have to see that how has persuasion changed in the digital age. persuasion जो है वो किस तरह से जो है वो इस डिजिटल एज में जो तब्दीली के लिए जो है वो जानी जाती है। सबसे पहले है द वॉल्यूम एंड आजकल आपको जैसे पता है कि दौर ऐसा है, मैं इसके पॉइंट्स की बाद में जानी पाऊँगा। पहले जो है परसुएशन चेंज इन द डिजिटल एज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने सुना होगा कि रूस में मैकियावेली ने और जो है वो जो ओल्डन डेज में मुख्तलिफ तहरीक जो चलती रही, जिसमें रेनाइसेंस की तहरीक बड़ी मशहूर है जो इटली से शुरू हुई, फिर ग्रीक से जो निकोलो की तहरीक थी, निकोलो मैकियावेली की तहरीक थी, जो उसके बाद फिर उसके बाद कुछ दूसरी तहरीक भी थी। वो उनमें उनका भी जो काम था वो क्या था, बेसिकली वो इन्फ्लुएंस द अदर पीपल करते थे। वो दूसरे लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करते थे, उन पर अपना असर डालते थे, उनको परसुएट करते थे अपनी जानिब, राइट। तो उसमें परसुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें अपनी तरफ राग़िब करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आजकल 21st सेंचुरी में भी यही कुछ हो रहा है कि हमारे डिजिटल मीडिया जो है, सोशल नेटवर्किंग जो है, उस पर मैसेज कुछ इस तरह से होते हैं कि वो नहायत मिनिमम होते हैं, वो समराइज्ड होते हैं और वो जो है वो बड़े ही स्ट्राइकिंग होते हैं लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। लिहाजा इस काम के लिए मज़ीद जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। That the volume and reach of persuasive message have exploded. अब क्या हुआ है आजकल का दौर ये है, the volume and reach of persuasive message have exploded. explode का मतलब है फूटना, फटना, ठीक है, explosion से लिया गया वर्ड है ये exploded कि आजकल जो है वो जो मैसेज है वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि जिसको इमेजिन करना मुमकिन नहीं है। एक एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि a Pew Research study shows that American popular culture continues to soar abroad. 2/3 of the people surveyed in 16 countries said they liked American music, film and television, up to 6% from 5 years earlier. 5 साल से पहले तक के लोग जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में रिसर्च के मुताबिक वो जो है 16 मुख्तलिफ कंपनीज की रिसर्च से के बाद ये पता चला कि वो लाइक करते हैं अमेरिकन टीवी शोज़ को, म्यूज़िक को, टेलीविज़न को, ठीक है। दिस इज़ व्हाट नोन एज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोड की जाती है चीज़, बहुत ज़्यादा जल्दी से वो फैल जाती है। एक्सप्लोड का मतलब बेसिकली अगर उर्दू में अगर उसको नेगेटिव मानों में ना देखा जाए तो वो ये होता है कि आप जब कोई चीज़ का बहुत तेज़ी से फैल जाना, नहायत तेज़ी से फैल जाना, ठीक है। तो जो परसुएसिव मैसेज होते हैं वो बड़ी ही तेज़ी से फैलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि परसुएसिव मैसेजेस स्प्रेड एट वार्प स्पीड। नाउ वार्प स्पीड मीन टू से जो इंतहाई एक्सट्रीमली जो है वो तेज़ रफ्तारी पर जो है वो जाती है, वार्प स्पीड कहा जाता है उसको, ठीक है। इसके लिए और अगर इसकी डिक्शनरी जो है वो डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहती है कि
फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ जंगली की रफ्तार उर्दू में कहा जाता है, वेरी रैपिड स्पीड, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इससे भी ज़्यादा तेज़ है। तो आजकल का जो मीडिया है वो जनाब ये कहा जाता है कि परसुएसिव मैसेज जो होते हैं वो इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि लाइट की तेज़ी से भी ज़्यादा फैलते हैं। अब इसकी भी एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, पॉपुलर टीवी शोज सच एज द एक्स फैक्टर एंड देयर कोऑपरेटर स्पॉन्सर्स यूज सोशल मीडिया टू engage the fans whose more than 500,000 social media comments instantly influence the contestant डांस रूटीन, सॉन्ग्स एंड वार्डरोब एट्सेट्रा, राइट। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स फैक्टर, दैट इज़ अ वेरी फेमस शो ऑन अमेरिकन टीवी, कि वो लोगों को इंगेज करता है तो मिलियंस ऑफ पीपल और उनके मैसेजेस जो हैं वो उनके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। तो दैट कैन बी सेज दैट कि जो वार्प स्पीड है, जो लाइट की तेज़ी से भी ज़्यादा, जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, वो परसुएसिव मैसेजेस होते हैं बेसिकली। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स आर इन द परसुएशन बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो जो है वो जितने भी कंपनीज, एजेंसीज हैं या फर्म्स हैं या सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, और इसके अलावा जो भी मार्केट है जो काम कर रही है सोशल मीडिया पर, वो परसुएसिव मैसेजेस पर ही सारा के सारा वो रिलाई कर रही है, और वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो परसुएसिव मैसेजेस पर लगा देती है, जिससे उसकी कैंपेन चलती है, एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं, और वो सोशल नेटवर्क को वो जो है वो अपने उसके फॉलोअर्स भी जो है वो सोशल नेटवर्क पर रिलाई कर रहे होते हैं नई से नई प्रोडक्ट और नई से नई इन्फॉर्मेशन के हवाले से, राइट। तो उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि परसुएसिव टेक्निक्स आर मोर सटल टू मिसलीडिंग, लेकिन परसुएसिव टेक्निक्स आर मोर सटलर एंड मोर मिसलीडिंग जो है वो होती हैं। Instead of blunt and shy hardness and pushy hard sell approaches, persuasive play and emotions by using flattery, empathy and non-verbal cues। कहता है कि नॉर्मली वो क्या होता है, वो लाइकेबिलिटी जो है अपील्स करती हैं। परसुएसिव मैसेज जो है वो फ्लैटरी ज़्यादा होते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और वो इतने परसुएसिव होते हैं कि उसमें रियलिटी जो है ना वो किसी हद तक लॉस कर जाती है। उसके बाद नॉन वर्बल, वो आपको पता है उसमें क्यूज़ होते हैं, इस वजह से जो उसमें लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा वो उसका इमेज कम नज़र आता है, और इन लिहाजा इसमें परसुएसिव टेक्निक्स आर मोर सटल एंड मिसलीडिंग। मैं जैसे पहले इसके मुतालिक बात मतलब आपको अभी भी बताया कि ये मिसलीडिंग होती है, और ये ऐसे ही है जैसे मैस क्वारेडिंग हो मीन टू से, मैस क्वारेडिंग मीन टू से के सॉरी फॉर दैट, मीन टू से कि जैसे कोई फैंसी ड्रेस पार्टी हो या कोई ऐसा शो हो जिसमें सब एक ही रंग के कपड़े, सब एक ही जैसे कॉस्ट्यूम वगैरह पहने हुए हैं, और जिसमें आप कुछ जो है वो जज नहीं कर सकते कि हु इज़ बिहाइंड दैट पर्टिकुलर वेल, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इट ऑफन कंफ्यूजिंग एंड मिसलीडिंग। एंड ऑल्सो परसुएशन इज मोर कम्प्लेक्स एंड इम्पर्सनल। परसुएशन इज मोर कम्प्लेक्स एंड इम्पर्सनल बिकॉज क्योंकि इसमें जब इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचती है तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि जब नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है वो, तो वो लोग जो हैं उसमें उसको मैशअप कर देते हैं और वो ब्लास्ट हो जाती है पूरे वर्ल्ड में विद इन अ सेकेंड्स, और लोग जो है उसके सोर्स या ओरिजिनलिटी के बारे में जानने की बजाय उसको जो है वो तेज़ी से जो है वो फैलाते हैं, और वो फैलती ही चली जाती है, फिर उसको रोकना ज़रा नामुमकिन होता है या वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये तो थी कुछ कि किस तरह से जो है वो आजकल तब्दीली रूनुमा हो रही है डिजिटल एज में परसुएशन मैसेजेस के हवाले से। Then we are going to move towards effective persuasion techniques. So there are some effective persuasive techniques which are quite important to be followed. सबसे पहले इसमें आ जाती है इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। देखिए जब हम परसुएशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग आप पर कितना एतबार करते हैं, लोग कितनी आपकी बात को फॉलो करते हैं। तो शो क्रेडिबिलिटी, इस्टेब्लिश अ क्रेडिबिलिटी, शो दैट यू आर ट्रूथफुल
experienced and knowledgeable person, or use other experts opinions and research to support your opinions. या of course आप जब लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो काउंट हो रहा होता है, और आपका नॉलेज, और फिर आपकी ऑनेस्टी, डेफिनेटली ट्रुथफुलनेस भी जो है वो आपका काफ़ी, जब आप मुसलसल झूठ बोलेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो रेगुलरली उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, और वो अपनी प्रोडक्ट को जब वो उसने अपनी एक पीक पर पहुंचा लिया, तो उसको पता चल गया कि मेरी क्रेडिबिलिटी अब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लोगों के दरमियान, तो उसने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन उसने उसकी मार्केट वैल्यू को, प्राइस को जो है वो वहीं पर रखा। उससे क्या होगा, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे लोगों को उसकी प्रोडक्ट की जो है वो नका या जो डी ग्रेड हुई है उसके मतलब पता चलेगा, तो डेफिनेटली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, और साथ में जो वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मेक रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। तो मेक रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रियलिस्टिक होती है, वो डूएबल नहीं होती है, एंड अटेनेबल होती है। बी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। जब हम इसमें काम करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियर रखते हैं। वेग रिक्वेस्ट आर लेस इफेक्टिव। इसमें हम जो वेग है, अनक्लियर रिक्वेस्ट है, वो जो है वो उसको नहीं अप्लाई करते हैं। टाई फैक्ट्स टू बेनिफिट्स। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें लाइन अप प्लेयरेबल जो है वो स्पोर्ट्स सच एज स्टैटिस्टिक्स, रीजंस एंड एनालॉग्स जो हैं वो पुट ऑन करते हैं, वो रखते हैं। कन्वर्ट द स्पोर्टिंग फैक्ट्स इनटू अ स्पेसिफिक ऑडियंस बेनिफिट्स। तो ख़ास किस्म के लोगों को वो जो फ़ायदे होते हैं वो पहुंचाने के हवाले से हम बात करते हैं। फिर उसमें आ जाता है कि रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ लॉस। इसमें ये भी बताया जाता है इस टेक्निक में कि शो दैट अदर स्टैंड्स टू लूज इफ़ दे डोंट अग्री, कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आप एग्री नहीं होते किसी काम से तो इससे आपको लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। नो दैट पीपल ड्रेड लूजिंग समथिंग दे ऑलरेडी पोजेस। तो ऑफकोर्स लोग जो हैं वो उसमें परेशान होंगे कि अगर उनके पास ऑलरेडी कोई चीज़, कोई ऐसा एसेट है तो वो लॉस कर रहे हैं, वो उसको खो रहे हैं, वो इसमें कंफ्यूज और वो उसमें ज़रूर परेशान होते हैं, और वो फिर अपना जो राय है वो चेंज करते हैं। एक्सेप्ट एंड ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है एक्सेप्ट एंड ओवरकम रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एंटिसिपेट अपोजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। बी प्रिपेयर टू काउंटर विद वेल रीजन आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स। ऑफ कोर्स इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है जब काउंटर अटैक होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, और आपको वो जो रेजिस्टेंस शो हो रही होती है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। देन क्या करना पड़ता है, शेयर रेजोल्यूशन सोल्यूशंस एंड कंप्रोमाइजेज। बहुत सारा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है बहुत सारी जगहों पर, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। बीइंग ये एक वो टेक्निक है जिसमें आप कंप्रोमाइज़ भी किसी हद तक किसी ना किसी काम के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी, 6 करिकुलर टेक्निक्स हैं जो बड़ी हेल्पफुल है, जिसको फॉलो करना चाहिए। और लिसन टू द पीपल एंड इनकॉपरेट और इनपुट द क्रिएट बाय इन। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ आएंगे, क्राफ्टिंग परसुएसिव मैसेजेस दैट रिक्वेस्ट एक्शंस। तो इस सेकंड ऑब्जेक्टिव की जाने बढ़ते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइटिंग प्लान फॉर अ परसुएसिव मैसेज। जब हमने इफेक्टिव टेक्निक को, हमने जैसे पहले था उस इफेक्टिव टेक्निक्स को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमने ये जाना कि इस काम में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो उस टेक्निक को समझने के बाद फिर हमने प्लान करना होता है कि हमने परसुएसिव रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह लिखना है। तो वो ये जो है बेसिकली हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑब्जेक्टिव, और सेकंड पॉइंट भी कह सकते हैं, 8.2 भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे पास डायरेक्ट क्लेम मैसेजेस के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे कि सच एज दोज यू हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ लिया हुआ है। डायरेक्ट कंप्लेंट्स क्या होती है, सॉरी डायरेक्ट क्लेम्स और मैसेजेस क्या होते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने चैप्टर 6 में पढ़ रहा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद इसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ओपनिंग कैप्चर अटेंशन। ठीक है, तो ओपनिंग जो करनी होती है उसमें राइटिंग प्लान फॉर परसुएसिव रिक्वेस्ट में डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को बताया जाता है, फिर मेक एन अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसको जो है वो एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो। देन सजेस्ट रीडर बेनिफिट्स, फिर रीडर के लिए बेनिफिट्स जो हैं वो
बयान किए जाते हैं। और उसके बाद ऑफर प्रेज और कंप्लायमेंट्स, आस्क अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, और कुछ ऐसे भी सवालात रख दिए जाते हैं जिससे जो कंज्यूमर है, जो आपका लिसनर है, वो एक इस मैसेज को जो है वो डिटेल में पढ़ने के लिए आता है। और नेक्स्ट इसमें आ जाती है जी इसकी बॉडी आ जाती है। बॉडी में राइटिंग प्लान फॉर परसुएसिव मैसेज की वो ओपनिंग थी, याद रखिएगा। अब इसमें बॉडी आ जाती है। बॉडी में क्या होता है सबसे कि बिल्ड इंटरेस्ट। बॉडी में आपने बिल्ड इंटरेस्ट का मतलब ये है बेसिकली कि आपने लोगों को एतमाद में लेना होता है। एक्सप्लेन पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट, प्रूव इट्स मेरिट, यूज फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एग्जांपल्स एंड डिटेल्स, फोकस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, यानी कि अगर बेनिफिट्स जो डायरेक्ट उसको मिल रहे हैं उसको भी बयान करें और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को भी। एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस, ऑफर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिवली एंड विद कॉर्टियसली, एंड also demonstrate the competence and show the value of your proposal. उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आ जाता है मोटिवेट द एक्शन। मोटिवेट एक्शन यानी कि आपने उसको पुशअप करना होता है कि आप को जो काम के लिए कहा जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है, उसको आप कर घुसरें। मेक द एक्शन ईजी टू टेक, और उसके लिए ये भी बताएं, उसको मेक श्योर कर दें कि आप और अपनी ऑडियंस को कि आपका एक्शन जो है इट्स ईजी टू टेक टू डू। And then show courtesy, respect and gratitude. Of course, these are the regular things, and you know very well about all these things, right? So let's move to the third point. Writing effective persuasive claims and complaints. तो इस थर्ड पॉइंट में तीसरी जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम ये आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि राइटिंग इफेक्टिव परसुएसिव क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। क्लेम्स आपने कैसे करनी है और परसुएसिव कंप्लेंट्स कैसे करनी है, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके लिए मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 है डेवलप अ क्लेम मैसेज लॉजिकली। पहली चीज़ तो है कि मैसेज जो है वो जब आपने क्लेम करना है वो लॉजिकली करना है। परहैप्स ओपन विद अ प्रेज और पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंपनी की तारीफ करके भी शुरू कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हुए आप जो है वो अग्रीमेंट जो है वो भी बता सकते हैं। रिव्यू व्हाट यू हैव डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इसके लिए भी आप रिव्यू भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड और व्हाई योर क्लेम इज़ वैलिड, और फिर ये भी बयान किया जाता है कि क्लेम वैलिड क्यों है। इसके लिए जब क्लेम वैलिड की बात हो रही होती है तो फिर हम ये करते हैं कि इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको भी सप्लाई करते हैं ताकि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी आ जाए। फिर जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि इनक्लोज कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड क्लोज विद अ क्लियर एक्शन स्टेटमेंट। तो ये परसुएसिव डेवलप अ क्लेम मैसेज लॉजिकली, जिसमें परसुएसिव मैसेज भी कहा जा सकता है, ये क्लेम के हवाले से है। फिर उसके बाद आ जाता है डेवलप अ क्लेम मैसेज लॉजिकली का दूसरा पॉइंट ये है कि अडॉप्ट टू मॉडरेट टून। अडॉप्ट टू मॉडरेट टून। मॉडरेट टून का बेसिकली मतलब ये है कि कामली एक्सप्रेस योर डिसअपॉइंटमेंट। आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट को बड़े ही इत्मीनान से बयान करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर जो है वो अपना पॉइंट को जो है वो लॉजिकली बयान करना होता है, और आपने उसको प्रूव कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको अपनी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर शो करनी होती है, लेकिन उसमें आपने जो है वो ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने होते जिससे कि जो है वो आपके लिए जो या कंपनी के लिए जो है वो बिटरनेस पैदा कर रही हो, या वो हेट्रेड के को डेवलपमेंट कर रही हो। फिर उसके बाद आ जाता है कि अपील टू रिसीवर्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपका जो है वो मैसेज जिसको मिल रहा है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और उसके लिए आप जो है वो आपको ये फील हो कि वो बंदा, आप इस तरह से मैसेज डेवलप करके वो बंदा ये फील करे कि मुझे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये थमाई जा रही है। उसके बाद कहता है कि अवॉइड रैंकर, हमें इससे सख्त अदावत, अवॉइड रैंकर मतलब सख्त अदावत, गुस्सा जो है, तलखी जो है वो उससे अवॉइड करना है। इल विल भी कहा जाता है इसको, एंटीपैथी भी कहा जाता है, ठीक है, इससे हमें अवॉइड करना है। और ये लास्ट पॉइंट इसका बनेगा।
So dear students, that is the last point of developing a claim message logically. ठीक है, और इसमें डेवलप अ क्लेम मैसेज लॉजिकली, और इसमें एक और पॉइंट छोटा सा है जिसको इधर अडॉप्ट अ मॉडरेट टून, येस ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी डिस्कस इट, आई वांटेड टू रिपीट इट अगेन, लेकिन जैसे हमने पहले आपके सामने बयान कर दिया है कि इसमें 3 अहम बातें जिसको याद रखने की, कि बी रिलैक्स रहना चाहिए, जो जिसको आप मैसेज भेज रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर शो करें, और आप बहुत ज़्यादा सख्ती या रूड बिहेवियर या जो है वो बददिली जो है वो ना दिखाए, रैंकर मीन टू से, ठीक है। तो दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, होपफुली यू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर लेक्चर। So we will inshallah meet again on our next lecture, and we will complete the chapter number 8 in the next lecture. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum.